नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के सीधा प्रसारण में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पास में छत्तीसगढ़ के सुकमा की छात्रा उमेश्वरी को बैठाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा दिलाने के टिप्स दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के सीधा प्रसारण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ की तीन हस्तियां बिरहोर के भाई जागेश्वर यादव, नारायणपुर के वैदराज हेमचंद मांझी और रायगढ़ के कथक गुरु पंडित रामलाल बरेठ को पद्मश्री देने की घोषणा गत दिनों भारत सरकार ने की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में तीनों हस्तियों जागेश्वर यादव, वैदराज हेमचंद मांझी और पंडित रामलाल बरेठ से मुलाकात की और उन्हें शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इन सेवाभावी जन कल्याण के लिए समर्पित विभूतियों को पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि अभी छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों का चयन पद्मश्री अवार्ड के लिए हुआ है, जिसमें एक तो पंडित श्री रामलाल बरेठ जी हैं, जो कथक के नर्तक हैं और ये रायगढ़ राजघराने से जुड़े हुए हैं। अभी इनका बिलासपुर रहना होता है और रायगढ़ कला और संगीत की नगरी है। वहाँ महान संगीतकार राजा चक्रधर सिंह जी हुए और वहीं से आदरणीय श्री रामलाल बरेठ जी हैं, जुड़े हुए हैं और उनका पद्मश्री अवार्ड के लिए चयन हुआ है। उसी तरह से नारायणपुर से वैदराज श्री हेमचंद मांझी जी हैं, जो हर तरह के बीमारी का इलाज करते हैं। कैंसर तक का इलाज उनके यहाँ होता है और दूर दूर से लोग, देश ही नहीं विदेशों से भी कैंसर के इलाज के लिए वहां पर आते हैं। साथ में मिर्गी और जो गठियावात, ये सब बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं हो पाता, ऐसे बीमारियों का इलाज ये करते हैं। और नारायणपुर से हैं, नारायणपुर जैसे दूरस्थ जिला से हैं, तो उनको भी गांव इनका छोटे डोंगर है और इनका भी पद्मश्री अवार्ड के लिए चयन हुआ है। और उसी तरह से तीसरे विभूति हैं जागेश्वर यादव, जो सामान्य वर्ग के रहते हुए भी, पिछड़ा वर्ग के रहते हुए भी कोरवा और बिरहोर जो पीवीटीजी में आते हैं, विशेष पिछड़ अनुसूचित जनजाति में आते हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके लिए अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिए हैं। आज वो वर्ग इनको अपना मसीहा मानता है। तो ऐसे जागेश्वर यादव, इनको भी पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित, इनका चयन हुआ है। तो तीनों को आज यहां पर बुलाए थे। एक छोटा सा सम्मान इनका हुआ है और आगे चल के राष्ट्रपति के कर कमलों से तीनों पुरस्कृत होंगे। तो बहुत बहुत इनको बधाई और धन्यवाद। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बिहार में मची राजनीतिक उथल पुथल और जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल गठबंधन में शामिल होने पर बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार की गतिविधियां थी, उससे लोगों को शंका थी कि ये बीच में गड़बड़ करेंगे ही, और उन्होंने की भी। इससे गठबंधन में कोई कमजोरी नहीं आएगी, बस उनकी जो थोड़ी बहुत विश्वसनीयता थी वह भी खत्म हो गई। ये तैयारी पहले से ही थी और मैं समझता हूँ कि यात्रा जबरदस्त सफल होगी। जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में सफल हुई, उसी प्रकार से आगे भी सफलता मिलेगी। देखिए, नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की और जिस प्रकार से उनकी गतिविधियां थी, लोगों को शंका हो रही थी कि ये बीच में गड़बड़ करेंगे और उन्होंने किया। इससे कोई कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि ये है कि नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता थोड़ी बहुत बची थी, वो खत्म हो गया। उसको हर मौका दिया, हर सम्मान दिया कांग्रेस ने
वो खुद ही मन बना के आए थे ताकि स्पेस बन जाए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। सत्ता दल और विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर धर्मांतरण को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि भाजपा श्वेत पत्र जारी कर स्पष्ट करे कि हमारे शासनकाल में कोई चर्च नहीं बना है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि भूपेश शासनकाल में एक आईपीएस ने सुकमा से पत्र जारी कर कहा गया था कि आदिवासियों की संस्कृतियों पर आक्रमण हो रहा है। ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण करा रही है। क्या ये पत्र उन्होंने नहीं पढ़ा था? कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण के मामले में श्वेत पत्र की बात करती है। क्या जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे तब सुकमा के आईपीएस अधिकारी एसपी ने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण एक चिंता का विषय है और आदिवासी भाइयों को धर्मांतरित किया जा रहा है प्रलोभन देकर और दबाव पूर्वक? क्या वो पत्र इन्हें याद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के मामले में सख्त है और निश्चित रूप से आदिवासी भाइयों की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए धर्मांतरण को हम सबको मिलकर रोकना होगा। आखिर धर्मांतरण के ही कारण तो भारत देश के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना, भारत बना। मैतेई और कुकी की लड़ाई तो ये संवेदनशील मुद्दा है और मैं मानता हूं कि धर्मांतरण में सख्ती से काम करने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जमीन की फर्जी खरीदी बिक्री पर रोक लगाने नया सिस्टम लागू किया गया है, जिसके जरिए जमीन के रिकॉर्ड अपलोड करते ही एक क्लिक में जमीन संबंधित पूरी जानकारियां मिल सकेगी। राजस्व महकमे में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने नया NGDRS सिस्टम चालू कर दिया है। इसके साथ ही जमीन की फर्जी खरीदी बिक्री पर अंकुश लगाने 23 जनवरी से नया सिस्टम लागू भी किया गया है। इसके जरिए जमीन के रिकॉर्ड अपलोड करने के बाद सिर्फ एक क्लिक के जरिए जमीन की पूरी जानकारियां हासिल हो पाएगी। बता दें कि दुर्ग में 23 जनवरी से इस सिस्टम को ट्रायल के तौर पर चालू कर दिया गया, जिसमें दुर्ग, धमदा और पाटन तीनों जगह पर रजिस्ट्री कार्यालय हैं। दुर्ग में SR 1, 2 और 3 है। इसमें से दुर्ग के SR 1 और धमदा में इसे शुरू भी किया जाएगा। शुरुआत इन दोनों जगह से की जाएगी। इसके बाद यहां की सफलता के बाद पाटन में भी इसे चालू कर दिया जाएगा। बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि इस सिस्टम को दुर्ग के पहले रायपुर, धमतरी, अभनपुर, महासमुंद के रजिस्ट्री कार्यालय में शुरू किया जा चुका है। इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है। ये कार्यक्रम है जिसमें नेशनल जेनेरिक रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। जिले में 23 तारीख से इसकी शुरुआत हो गई है। सामान्यतः रजिस्ट्री कार्यालयों में आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे दफ्तरों के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको कराना पड़ता है। उसी प्रक्रिया के सरलीकरण के तहत इसमें ऐप लॉन्च किया गया है। इसको लेकर के हमने अपने जितने भी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय हैं उनके कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दे दी गई है और शासन के द्वारा भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि आम जन को अभी रजिस्ट्री के जो ऑफिसेज हैं उसमें किसी प्रकार की समस्या इसमें नहीं आएगी और बहुत ही सुगमता से, सरलता से और न्यूनतम समय में उनके जो भी दस्तावेज हैं उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण होगी। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हुडको वार्ड क्रमांक 69 MIG 2 क्षेत्र के रहवासी सीवरेज लाइन का दूषित पानी नवनिर्मित नाली में बहने और कई दिनों से सफाई नहीं होने से परेशान हैं। यहाँ पिछले लगभग 1 साल पूर्व ही पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया गया था। सीवरेज का दूषित पानी नाली में जाम होने और उससे उठने वाले दुर्गंध से स्थानीय निवासियों में रोष व्याप्त है। ये बजबजाई नाली, गंदगी, बदबूदार पानी से सराबोर ये नजारा पॉश कॉलोनी कहलाने वाले हुडको का है। जी हाँ, यहाँ ये कहना लाजमी होगा कि भिलाई नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग हुडको क्षेत्र को पीलिया और डायरिया से संक्रमित करने की पूरी तैयारी कर चुका है। इतनी शिकायत के बावजूद भी स्वास्थ्य अधिकारी अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। गौरतलब है कि वार्ड 69 MIG 2 में गंभीर सीवरेज की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। वहीं गंदे सीवरेज के पानी से सराबोर और कचरों से अटी नालियां लोगों की नींदें उड़ा रखी है। इन गंदे बदबूदार पानी जो कि जाम नालियों में लंबे समय से भरे हुए हैं, इनसे उठती दुर्गंध ने वार्डवासियों का जीना मुहाल किया हुआ है। साथ ही वहीं मच्छर के कारण डेंगू, मलेरिया का खतरा भी लोगों पर बढ़ गया है। जबकि बता दें कि इस समस्या को लेकर निगम की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण कुछ दिन पहले ही किया था, पर व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे करने के बावजूद भी ये दावे धरे के धरे रह गए हैं। वार्ड के लोगों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की गुहार निगम प्रशासन से लगाई है। 4 महीने पहले यहाँ पर पार्षद को कंप्लेंट किया। पार्षद ने बोला कि ठीक है, यहाँ का जो सुपरवाइजर है, जो ट्रेन सुपरवाइजर जो है, उसको भी कंप्लेंट किया। उसने बोला कि ठीक है, देख रहा हूँ। फिर वो जोन आयुक्त में सीधा फ़ोन किया, कोई मैडम उषा समथिंग कुछ जो भी नाम है, वो आई, देखी, उसने क्लीन की। फिर उसके बाद फिर 2 महीने बाद फिर वही हाल।
वही कंडीशन। अब तो ये हाल है कि इस तरफ की नाली से भी बहना चालू हो गया। बीमारी का खतरा तो बहुत ज़्यादा, डेंगू मलेरिया का बहुत ज़्यादा खतरा है। और रात को इतनी ठंडी होने के बावजूद भी पंखा चला के सो रहे हैं, मच्छर की वजह से। इतना मच्छर और बदबू तो ऐसा है कि मतलब कोई गेस्ट आया तो बोले कहाँ से स्मेल आ रहा है। गाड़ी खड़ा करो तो स्मेल बाहर निकलने की वो नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कोमल दास टंडन को भी 2-3 बार बताया, कई बार फ़ोन किया। बाद में मैडम को भी फ़ोन किया, जोन नायक मैडम को भी फ़ोन किया, तो बोली देख रही हैं। फिर बाद में और एक कोई HSO साहब कोई आया थे, बोले कि वो पूरा ड्रेनेज है, लाइन हाँ पेयजल सप्लाई उससे कनेक्टेड है, उससे अभी तो ये चालू नहीं हुआ। अगर जिस दिन चालू होगा तो वो तो ड्रेनेज का पानी आना संभव है। जी, ये बहुत बदबू आता है, बहुत ही गटर जैसा एकदम बदबू आता है। मच्छर बहुत परेशान करते हैं, है ना। और उसके कारण पूरा मतलब अभी तो डेंगू मलेरिया तो चल ही रहा है, पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। ये कम से कम 4 से 5 महीना हो गया है। बार उनसे शिकायत की, हाँ आएंगे करेंगे करके अभी तक तो कोई आया नहीं, किसी ने देखा नहीं, कुछ किया नहीं। इसलिए हम लोग ने भी पूरी नाली को ढक दिए है। मेरा है ये नाली बना कर जो क्या हेडेक बना दिया, मोस्ट हेडेक बना दिया ये नाली बना के मेरे को। बदबू, और आप अगर 1 मिनट मेरे घर में आओगे ना, देखोगे मच्छर रोज मच्छर के लिए ये लगा के रखती हूँ, वो लगा के रखती हूँ, लेकिन क्या होगा मच्छर का। आप आके 1 मिनट देखो प्लीज, मच्छर देखते जाओ। कब से ऐसे हालत हो गया, महीना भर हो गया, महीने का ऊपर हो गया, 1.5-2 महीना हो गया। सफाई हम तो चाहते हैं सफाई हो, प्लस इसमें ढक्कन लगा देना। बहुत पूरे मच्छर, पूरे रात भर पूरे मच्छर घूमते रहते हैं और पूरे बदबू आती रहती है और बहुत बुरे हाल है। 1 साल हो गए नाली बन के, जब से नाली बना तब से ये ऐसे ही भरा रहता है। पूरा सीवेज का पानी जो है वो पूरा नाली में भरा रहता है और पूरा जो गंदगी है और स्मेल है, और ना रह सकते हैं, ना क्या बोलते हैं, मच्छरों से परेशान है। मैंने कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती। साल भर हो गया। जब से पार्षद को बताया तो पार्षद तो यहाँ मिलता ही नहीं, कौन पार्षद तो नहीं हमको। तो एक शेड्यूल कास्ट रखा है, डोंट माइंड यू, हाँ रखा है, लेकिन उसका अभी तक एक ही दिन आया था, जो दिन वोट लेने का है उस दिन आया था। काकी माँ मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, उसका बाद से गायब। पार्षद का मुंह अभी तक देखे नहीं हम लोग। इस मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष व नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के सह संयोजक संजय दानी ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणालियों पर सवालिया निशान लगाया। देखिए साईं जी, जब से यहाँ का एक पार्षद बना है कांग्रेस का, ना उसको इस क्षेत्र के विकास से मतलब है, ना यहाँ की समस्याओं से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे वार्ड क्रमांक 69 का एक दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी से एक ऐसा पार्षद जो निष्क्रिय पार्षद है, उसको कोई मतलब नहीं है। और ये जो समस्या जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी चीज़ यहाँ की जनता त्रस्त है, लगभग 1 साल से सारी समस्या का त्रस्त है लोग। ये मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने पहले इसका कुछ एक प्रस्ताव बना था, जो वो अग्रवाल प्रोविजंस के वहाँ से सीधा पूरा नई नाली का निर्माण हुआ, कलवर्ट का निर्माण हुआ। उसके बाद भी जो सीवरेज की जो समस्या है, सीवरेज की जो मूल जड़ जिसको सीवरेज समस्या का उनको समाधान करना था, उस समस्या का उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। और सीवरेज के माध्यम से 14वें वित्त आयोग में 52 लाख रुपया हुडको में सीवरेज संधारण के लिए आया गया था। अब मेरा सीधा आरोप है ये, चाहे यहाँ के महापौर जी हों, चाहे आयुक्त हों, चाहे यहाँ के विधायक जी हों, उस 52 लाख की राशि को इन्होंने कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग किया है और कहीं न कहीं आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में उसका उपयोग कर लिया है। और जनता यहाँ की त्रस्त है और हमारे बाकी जनप्रतिनिधि मस्त हैं अपने, इनको कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ पे आप देखिए जिस प्रकार का जो माहौल आपके सामने है, निश्चित रूप से यहाँ पीलिया और डायरिया होना निश्चित होगा। और ये जो पॉश इलाका है, हुडको जिसको पॉश इलाका कहा जाता है, जो टाउनशिप का एरिया है, आज इसकी जो स्थिति आप देख रहे हैं आपके सामने, इतनी बद से बदतर है कि इससे अच्छी स्थिति जो झुग्गी झोपड़ी जो टाउनशिप के उस एरिया है, उस वहाँ पे भी कम से कम सीवरेज के लोग इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। मैं नगर निगम आयुक्त को पूरा इसके संज्ञान में लाया हूँ। आज उनको सारा उनका वीडियो बना के उनको भेजा हूँ, स्वास्थ्य अधिकारी जी को भेजा हूँ, यहाँ के जो अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी जी को भेजा हूँ, और ये जो जोन कमिश्नर हैं पूजा पिल्ले, उसको भी मैंने भेजा है। अभी 4 दिन पहले हमने इसी बात को लेकर मैंने एक तमाशा किया था, वहाँ पे बहुत सारी बातें को उनको अवगत कराया। पूरा नगर निगम का अमला आया। यहाँ इन लोग क्या करते हैं साईं जी, ये सिर्फ धूप मतलब टाइम ड्रीम ले आएंगे और सेक्शन यूनिट को बुला लेंगे, सेक्शन हाँ लीपा पोती करते हैं। सेक्शन यूनिट जो होती है यहाँ के जो जितना पानी है उसको शक करके खींच लेगी और चले जाएगी। इन यहाँ के आम नागरिकों को बेचारों को उसी से अनभिज्ञ हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, वो इनोसेंट है। मगर इसका जो मूल समस्या, जो मूल जड़ है कि सीवरेज
में जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उस मूल समस्या में जो प्रस्ताव बना के इसको समस्या को दूर करना चाहिए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। हाँ, वो तो अभी जो इन्होंने प्रस्ताव जो बनाया था ना, वो लगभग वही प्रस्ताव किया, मेरे ख्याल से 4-5 लाख का जो प्रस्ताव बना होगा, मगर वो क्यों बनाया गया ये भी मेरे को, उस बहाने इन्होंने कई लोगों ने अपनी कलवड़ बना ली, ये 2 कलवड़ बने जरूर बन गए, मगर जो सीवरेज की समस्या वो जो कि तो है आपके सामने है, आपके समक्ष है। कब तक जनता इसको बर्दाश्त करेगी? आप खुद यहाँ खड़ी हैं, आपके पास स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, और पूरा नगर निगम का अमला, मैं तो बोलता हूँ चाहे महापौर जी है उनको संज्ञान में लेना चाहिए, यहाँ के आयुक्त को संज्ञान में लेना चाहिए, और यहाँ विधायक जी कहाँ हैं? इतना बड़ा समस्या है लोगों को, जब लोगों को क्या ये किसी घटना दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं, या ये उस चीज़ का इंतजार करें जब घटना कोई घट जाएगी तब हम यहाँ पे आएंगे? संधारण के लिए आई थी, उस राशि का क्या हुआ ये बताएं। निगम महापौर नीरज पाल ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द व्यवस्था में सुधार किए जाने की बात कही है। देखिए, जहाँ तक पानी मिक्स होने की बात है, वहाँ पे हुड़को में जो वार्ड 69 की आप बात कर रहे हैं माई जी की, वहाँ पे लगभग 40-45 साल पहले पाइपलाइन और सीवरेज लाइन उस समय जब साड़ा हुड़को का निर्माण हो रहा था, तब उस समय वो दोनों बिछाई गई थी। उसमें जो सीवरेज की लाइन है उसमें क्योंकि उसका आउटलेट जो है वो जाम हो गया है, और जब तक वो क्लियर नहीं होगा 3-4 दिन से लगातार हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं, और हम 2-4 दिन के अंदर उसको लाइन को चेंज भी कर देंगे, समस्या का समाधान भी हो जाएगा। लेकिन ये हुड़को का कुछ एरिया, लगभग एरिया हम लोगों ने पिछले 7-8-10 सालों में, क्योंकि उसके पहले ना तो वहाँ बीएसपी काम कर रही थी ना ही निगम से काम हो रहा था, पिछले 7-8 सालों में हुड़को में काफ़ी विकास के काम हुए हैं, और लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। कुछ एरिया बचा है जहाँ में ये एरिया भी जिसमें आता है, और इसका भी हम लोग आने वाले हफ्ते में इसका भी समाधान कर देंगे। वो जो सीवरेज की लाइन है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, अभी उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं क्योंकि वो उसका आउटलेट प्रॉपर सिस्टम से डिस्पोज नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में हम लोग उसको भी कर लेंगे। बोलने के लिए हम लोग बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन अभी वहाँ ऐसी कोई स्थिति, हाँ ठीक है, परेशानी तो है, और उसी के समाधान के लिए हम लोग पिछले 3-4 दिन से लगातार प्रयास रहते हैं। बीच में 26 जनवरी और इसकी वजह से कुछ जो हमारे यहाँ निगम में ठेकेदार काम करते हैं वो भी उपलब्ध नहीं थे। अभी उसको आज हम लोगों ने सुबह भी निगम के अधिकारी गए हुए थे, और आने वाले 3-4 दिनों में समस्या का समाधान भी कर लिया जाएगा। लगातार इन अवस्थाओं का दंश झेल रहे वार्ड के लोगों ने निगम प्रशासन से मांग की है व नाराजगी भी जताई है। देखना होगा बेहद लापरवाह बना निगम प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए किस प्रकार अपना दायित्व निभाता है, या फिर ये दावे खोखले ही साबित हो जाएं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। ग्राम नागपुरा स्थित राम जानकी मंदिर की भूमि को बिना कलेक्टर की अनुमति से महंत द्वारा फर्जीवाड़ा कर भूमि को बेचे जाने की शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण व स्थानीय निवासियों ने दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग के नागपुरा में स्थित राम जानकी मंदिर के नाम पर ग्राम निवासी गोविंद देवांगन के पूर्वजों के द्वारा लगभग 50 एकड़ भूमि को दान किए जाने की बात को लेकर 2 दर्जन से भी अधिक ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मंदिर की जमीन को महंत द्वारा फर्जीवाड़ा कर लगातार बेचे जाने की नाराजगी जताते हुए गुहार लगाई। इसके साथ ही जल्द ही इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा जन आंदोलन किए जाने की बातें कही। गौरतलब है कि इस मामले में ग्रामीणों ने बताया है कि पहले ये मामला न्यायालय में आ चुका है, जिसके बाद भी मंदिर के महंत द्वारा फर्जीवाड़ा कर भूमि को बेचा जा रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने मीडिया के समक्ष इस तरह की जानकारी दी। भगवान की संपत्ति मूर्तियों को विधि कानून में संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, विधिक व्यक्ति है, उसके मूर्ति के भी अधिकार उतने ही हैं जितने एक जीवित व्यक्ति के। आज संपत्ति रखने का अधिकार मूर्ति को है। जो दान में मिली हुई संपत्ति है वो भगवान की संपत्ति है, उसको बेचना पूर्णतः अवैध है। बेची जा सकती है कलेक्टर परमिशन से, तो कलेक्टर परमिशन में भी ये देखना आवश्यक है कि क्या ज़रूरत है। आज 75 एकड़ ज़मीन, उसकी आवक से ही मंदिर का रख रखाव हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। उस 75 एकड़ ज़मीन को निजी स्वार्थ के लिए बेचा जा रहा है महंत के द्वारा, और ये एक जघन्य अपराध। महंत सन्यासी है, खुद वो संन्यास लेकर अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित किया हुआ है।
वो आज सांसारिक व्यक्ति नहीं है, वो सन्यासी है। इसलिए वो धार्मिक अपराध भी कर रहा है और कानूनन अपराध भी कर रहा है। और इसमें जितने प्रशासनिक तंत्र है, भगवान जो है अल्पवयस्क है। कानून की परिभाषा में भगवान को अल्पवयस्क माना गया है और अल्पवयस्क के संपत्ति का संरक्षण का सबसे पहला दायित्व राजा का, ये हिंदू लॉ की बात बता रहा हूँ कि हिंदू लॉ में स्पष्ट रूप से प्रथम दायित्व राजा का है। और आज राजा की भूमिका में शासन है। शासन और प्रशासन का प्रथम कर्तव्य है कि वो संपत्ति के, भगवान की एक अल्पवयस्क की संपत्ति के संरक्षण के लिए उचित कार्यवाही करें, जिसमें शासन और प्रशासन पूर्णतः विफल है, जो कि निश्चित रूप से अपने प्रशासनिक अधिकारियों का भी आपराधिक कृत्य माना जाना चाहिए। हम लोग ग्राम नकपुरा में 70-72 एकड़ कृषि जमीन भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से भू अभिलेख में दर्ज है और उसके पश्चात ग्राम रसमड़ा निवासी महंत धर्मेंद्र दास वैष्णव के सुपुत्र और उनके परिवार फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से कूट रचित कर बिना कलेक्टर के परमिशन के बगैर वह बेच दी गई है ज़मीन को। उसी संदर्भ में हम समस्त ग्रामवासी यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। उसके बाद भी हमारे कमिश्नर महोदय आदेश पारित करके माननीय तहसीलदार महोदय को भेजे हुए हैं कि जो भी नामांतरण हुआ है बेची गई ज़मीन में जिस नाम से नामांतरण किया गया है, उस नामांतरण को रद्द कर पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से भू अभिलेख में दर्ज किया जाए। माननीय कलेक्टर महोदय को अभी बता दिए हैं, अगर 8 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होता तो निश्चित रूप से हम समस्त ग्रामवासी हजारों की संख्या में यहाँ पर आकर के आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। नकपुरा से यहाँ कलेक्ट्रेट में माननीय कलेक्टर महोदय जी को राम जानकी मंदिर के संबंध में ज्ञापन सौंपने आए हैं। विषय यह है कि हमारे ग्राम नकपुरा में पूर्व में हमारे पूर्वजों ने 70 से 75 एकड़ ज़मीन जो दान दिए थे, उस दान की ज़मीन को हमारे महान जो है धर्मेंद्र दास वैष्णव जी है, जो रसमड़ा का रहने वाला है, आनन फानन में ज़मीन को पूरा बेच रहा है। वर्तमान में राम मंदिर के लिए एक भी ज़मीन नहीं बचा है। ऐसे में राम मंदिर का रख रखाव और उनका पालन कैसे करेंगे, यही हम लोग समस्या लेके गांव में आए हैं। गांव से कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। वर्तमान में इनका केस जो है न्यायालय में चल रहा है। मेरे चाचा जी उसका केस लड़ रहे हैं, आवेदक है वो। अभी भी उसके बावजूद भी इस प्रकार से सरकारी ज़मीन और मंदिर का जो निजी ज़मीन है, जो वर्तमान में ज़मीन जो है राम जानकी मंदिर के नाम से ही है, उनका ऋण पुस्तिका भी राम जानकी मंदिर के नाम से है। हम लोग यही चाहते हैं कि ज़मीन जो यथावत मंदिर के नाम में आ जाए और राम भगवान जो मंदिर यहाँ स्थापित है उनका हम अच्छे से रख रखाव कर सकें, यही हमारे मेन मुद्दा है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में।
आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बिलासपुर जिले के रतनपुर में शासकीय प्राथमिक शाला भरारी में बच्चों और कुछ युवकों को हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाने वाले हेडमास्टर रतनलाल सरोवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी हेडमास्टर रतनलाल सरोवर ने बीते 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन इन बच्चों को अपने घर के पास एक चौक में इकट्ठा कर हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई थी। इस दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। दिनांक 27/1/2024 को एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके संबंध में तस्दीक किया गया था। जो मोहतराई के प्रधान पाठक, जो कि ग्राम भरारी में शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं, रतनलाल सरोवर कर लिखते हैं, उनके द्वारा बच्चों को और कुछ नौजवानों को शपथ दिलाया जा रहा था, तस्दीक किया गया है। तथा आज विश्व हिंदू परिषद से भी रुपेश कुमार शुक्ला के द्वारा एक इस संबंध में लिखित आवेदन पेश करने पर थाने में 153A और 295A के तहत IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और तस्दीक कर अग्रिम विवेचना की जाती है। अभी आरोपी को अभिरक्षा में रखा गया है और पूछताछ न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। जांच में अभी ये पाया गया है कि ये स्कूल की घटना नहीं है, जैसा कि वीडियो में वायरल हो रहा था कि ग्राम भरारी प्राथमिक शाला के स्कूल में ये घटना हुई है करके। प्राथमिक शाला भरारी के प्रधान पाठक हैं, जिनका निवास स्थान मोहतराई है और मोहतराई में वो अपने मोहल्ला है जो पानी टंकी के पास है, वहाँ का घटना स्थल है। रविवार देर रात सुपेला थाना क्षेत्र में गौतम नगर और राजीव नगर के लोगों के बीच जमकर विवाद हुआ। आपराधिक किस्म के लोगों ने गौतम नगर निवासी रामागिरी के घर पहुंचकर पथराव कर डाला। उस समय रामागिरी की छोटी बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। खुशी का माहौल अचानक चीख पुकार में बदल गया। आरोपियों ने एक को चाकू मार दिया। वहीं इस मारपीट में कई लोग घायल भी हुए हैं। मेरे छोटे भाई से मुठभेड़ हुई थी वो लोग की। मैं जिस तरह से मैं अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा था और मैं अपने घर से जस्ट बाहर निकला हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं था और मैं उसका बड़ा भाई हूँ करके मेरे को ये लोग 8-10 जन मिल के बेस बल्ला और चाकू से मेरे पर प्रभाव करे हैं और मेरा पूरा शरीर दर्द है। हाँ जी हाँ, एक का नाम भोला है और एक का नाम जो चिन्ना बोलते हैं उसका नाम सचिन है और भी बहुत जन आरोपी थे उसमें, जिनका नाम मैं जान नहीं रहा हूँ, और वो हमारे जो भी थाना इंचार्ज है वो थोड़ा वो करेंगे। में लगा है और गर्दन में लगा हुआ है और चेहरे में भी आप देख सकते हो। उनका नाम है, एक का नाम वही है जो मैं आपको बता रहा था। भोला का जीजा है एक जन जो बेस बल्ले से, वो 8-10 जन बेस बल्ले से मेरे पूरा मारे हैं मेरे को। मेरा नाम रामागिरी है, गौतम नगर सुपेला भिलाई से। मेरे को कुछ पता नहीं सर, मेरे छोटे भाई का से क्या हुआ मुठभेड़ पता नहीं मुझे। मैं जस्ट अपने घर से बाहर निकला हूँ
और मेरे ऊपर भी प्रभाव किए हैं वो लोग ने। बस दुर्ग रेंज का पहला फॉरेंसिक साइंस लैब भिलाई में बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन मंगलवार 30 जनवरी को किया जाना है। इस लैब के शुरू हो जाने से आपराधिक मामलों को सुलझाने में काफी मदद मिल सकेगी। दुर्ग रेंज के रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब भिलाई सेक्टर 4 में बनकर तैयार हो गया है। इसके खुलने से मुकदमों की जांच करने वाले अधिकारी को जांच कार्यों में वैज्ञानिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही घटनाओं के साक्ष्यों को एकत्रित कर जांच के लिए लैब भेजने में मदद मिलेगी। अब घटनाओं से जुड़ी किसी भी सैंपल की जांच को लेकर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिले में क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का क्षेत्रीय कार्यालय बीएसपी के इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 4 सड़क 24 में बनकर तैयार है। अब दुर्ग रीजन में आपराधिक घटनाओं की वैज्ञानिक जांच चरणबद्ध तरीके से होगी। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए त्वरित गति से रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। दुर्ग रीजन के क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की विस्तृत जानकारी प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई जिला दुर्ग के डॉक्टर पंकज ताम्रकार ने न्यूज टीम को दी है। एक्चुअली में इसके पहले 3 और क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रहे हैं। एक तो पहला जगदलपुर का है, दूसरा अंबिकापुर है और तीसरा है बिलासपुर। उसके बाद ये चौथी क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला है, जिसमें ये दुर्ग और राजनांदगांव रेंज के जितने भी अपराध से संबंधित प्रकरण हैं उनके साक्ष्यों का संकलन करके यहाँ पर उसका बारीकी से अध्ययन करके उसके परीक्षण परिणामों से आपको अवगत कराया जाएगा। एक्चुअल क्या है, प्योरली साइंटिफिक बेस्ड जो रहते हैं साक्ष्यों का संकलन होता है और उनका वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से उनकी जांच की जाती है और जांच करने के पश्चात जो परीक्षण परिणाम है या परीक्षण प्रतिवेदन जो है संबंधित पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित किए जाते हैं। हमारी प्राथमिकता तो ये है कि दुर्ग रेंज में यदि प्रकरणों के निराकरण में जो देरी आती है, जो पुलिस के अनुसंधान में जो गति धीमी पड़ जाती है इन परीक्षण रिपोर्टों के अनुपलब्धता के कारण से, तो उसे हम गति देने की कोशिश करेंगे। समय पर परीक्षण रिपोर्ट मिलने से जो पुलिस अनुसंधान है उनमें आप लोग को सहायता मिलेगी। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर होने से फ़ायदा ये है कि चूंकि पहले जो प्रकरण है राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में जाया करते थे, वहाँ पर पूरे राज्य से संबंधित प्रकरण पहुँचते थे, तो उनकी भी प्राथमिकताएँ रहती थी। तो अब यदि यहाँ पर खुल जाता है तो यहाँ पर इनका जो क्रम है वो पहले आएगा और रिपोर्ट जल्दी प्रेषित की जा सकती है। कोशिश तो यही है कि आगे ये लैब जो है वो एक उच्च स्तरीय लैब रहे, जिसका रिकॉग्निशन ऑल ओवर इंडिया पे रहे, ये हमारे प्रयास रहेगा। जगह फ़िलहाल तो अभी ठीक है, मतलब इसे और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो मानव संसाधन हैं उनकी भी आवश्यकताएं होंगी। अभी तो मतलब हमारे पास जो संसाधन हैं, सीमित संसाधन हैं, उन्हीं के आधार पर हम अभी ये प्रयोगशाला स्टार्ट किए हैं और इसमें हमने जो अत्याधुनिक उपकरण हैं उससे हमने कोशिश की है कि चूँकि इसे हमारा जो उद्देश्य है आगे चल करके एक हाईटेक लैब बनाया जाए, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने अत्याधुनिक उपकरण यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए, इसके लिए जो समय की सीमा तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो चीज़ें हैं उपलब्धता के आधार पर रहती है। हमें जैसे जैसे अत्याधुनिक उपकरण मिलते जाएंगे वैसे वैसे ये लैब और हाईटेक होते जाएगा। अभी भी हम ये कह सक रहे हैं कि हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण हैं, बट इसके अलावा भी हमें यदि और भी इसे चरणबद्ध तरीके से ही लागू किया जाएगा, लेकिन हमको यदि और भी हाईटेक लैब की अपेक्षा है और जिसमें के सारे प्रकरणों का परीक्षण यहाँ पर किया जा सके, तो उसके लिए हमें और भी संसाधन, मानव संसाधन के साथ साथ और भी उपकरणों की आवश्यकता होगी। पुलिस वालों को क्या चाहिए हमसे, वो अपेक्षाएं रहती है। उसके साथ में प्रोसिक्यूशन को क्या चाहिए, वो अपेक्षा रहती है, ताकि जो अपराध से संबंधित प्रकरण हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो हम वर्क करते हैं, उनको जो चाहिए रहता है वो हम करके दे पाएँ। हमारी कोशिश यही रहती है ताकि जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ते जाए। सर, जाहिर सी बात है, पुलिस वालों की तरफ से केस आते हैं, जिला प्रशासन की तरफ से केस आते हैं, लेकिन यदि कोई आम इंसान जिसे न्याय न मिल पा रहा हो, न्याय की गुहार लगा रहा हो, फॉरेंसिक लैब टेस्ट नहीं हो पाने की वजह से उसे न्याय नहीं मिला, तो क्या वो पर्सनली आकर के इसमें अपील कर सकता है? नहीं, ये लैब चूँकि इसमें गोपनीयता बरती जानी आवश्यक है और ये जो है वो होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए एक सामान्य नागरिक की हैसियत से कोई भी यहाँ पर अप्रोच नहीं कर सकता है।
पर चूंकि ये जितने भी संबंधित रहेंगे अपराध से संबंधित प्रकरणों का ही यहाँ पर परीक्षण होना है, इसलिए पुलिस वालों की ही यहाँ पर अनुमति रहेगी आने के। न्यायालय से अगर आदेश आए तो निश्चित रूप से न्यायालय के आदेश के तो सभी पालन करना ही है उसमें। मतलब एक आम इंसान चाहे तो न्यायालय के से आदेश लिया करके आम इंसान को यदि इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए है तो वो मतलब निर्धारित प्रोटोकॉल के थ्रू ही आएंगे। वो अपनी चीज़ों को पुलिस के माध्यम से रखेंगे, पुलिस वालों के सामने पे रहेंगे। उनसे नहीं होगा तो न्यायालय के पास जाएंगे, या फिर वहाँ से जो चीज़ें भी निर्देशित होकर के यहाँ पर आएंगी, उन प्रकरणों का परीक्षण निश्चित रूप से किया जाएगा। ये हमारे सेक्टर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि पूरे जो 7 ज़िले हैं, राजनांदगांव जो और दुर्ग ज़िला जो है अविभाजित, वो पूरे जो 7 ज़िलों को मान के चलेंगे आप, तो 7 ज़िलों में जो अपराध से संबंधित जो यहाँ पे मतलब साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे और फॉरेंसिक लैब बनने से मतलब प्रकरणों में जो तेज़ी आएगी, पुलिस के जो विभाग जो लंबे समय तक लंबित रहते थे, तेज़ी आएगी उनमें निपटाने में और जनमानस को इससे फ़ायदा मिलेगा। फॉरेंसिक साइंस लैब में अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट मंगवाए गए हैं। यहाँ के केमिस्ट्री, सीरोलॉजी, बायोलॉजी, क्राइम सीन और नारकोटिक्स से जुड़ी जांच की व्यवस्था होगी। क्रिमिनल केस को हल करने में वैज्ञानिक साक्ष्यों से मदद मिलेगी। दुर्ग रेंज में फॉरेंसिक लैब का क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से विशेषकर आपराधिक घटनाओं की गुत्थी त्वरित गति से सुलझाने में पुलिस अधिकारियों को मदद मिलेगी। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मां गोमती गौ सेवा समिति लगातार गौवंश की रक्षा के लिए तत्पर खड़ी रहती है। एक बार फिर पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर एक गोवंश के घायल होने की सूचना मिलने पर तत्काल समिति के सदस्यों ने जाकर रेस्क्यू किया और गोवंश को उपचार के लिए गौठान लेकर गए। मां गोमती गौ सेवा समिति के संयोजक संजय साहू और उनकी टीम लगातार गौ रक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और सड़कों आदि पर घायल गौवंश का उपचार कर उनकी जान बचा रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रैफिक विभाग के आरक्षक विजय शर्मा के द्वारा संजय साहू को सूचना मिली कि पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर एक गौवंश घायल पड़ा हुआ है। वैसे ही तत्काल मां गोमती गौ सेवा समिति के लोग अपनी वाहन से मौके पर पहुंचे और गौवंश को रेस्क्यू करके उसका प्राथमिक उपचार वहीं पर किया। फिर अपनी वाहन से उसे गौठान ले गए, जहां पर इनका पूर्ण उपचार किया जाएगा, जिससे उनकी जान बच पाएगी। मां गोमती गौ सेवा समिति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शहर के कई प्रबुद्धजनों का तकनीकी सहयोग प्राप्त हो रहा है। समिति को इन कार्यों में लगने वाले वाहन उमंग कुमार, जो एक निजी स्कूल के संचालक है, उनके द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है और यातायात विभाग के आरक्षक विजय शर्मा सहित अन्य और भी प्रबुद्धजनों का विशेष सहयोग प्राप्त होता रहता है। परंतु अब तक इस समिति को किसी भी प्रकार का शासकीय सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। कुछ दानदाता गौवंशों के लिए हरे और सूखे चारे का बंदोबस्त करवा देते हैं, परंतु गौवंश के उपचार में लगने वाली दवाइयों का खर्च समिति के सदस्य स्वयं वहन करते हैं। समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर समिति के संरक्षक संजय साहू, यातायात विभाग के आरक्षक विजय शर्मा एवं गौ सेवक राजेंद्र ताम्रकार ने न्यूज टीम को जानकारी दी है। मेरा कुछ सेवा भावना है। कोई भी जानवर है, गौ माता है, कुत्ते हैं, है ना, जो तकलीफ होती है या कोई एक्सीडेंट हुआ तो पहले मैं विजय शर्मा जी को ट्रैफिक में है उनको ही फ़ोन करता हूँ और हमेशा उपलब्ध रहते हैं शर्मा जी। उनके माध्यम से मैं ये सब काम कर रहा हूँ। मैं नहीं तो संभव नहीं हो पाता ये कार्य। ये एक बछिया है, गाय, वो ट्रेन से टकरा गई वो, और ये रात में ये हुआ ये केस। तो हमें ये चाय वाले रोशन हैं और कुछ भाई लोग हैं, उन्हें फ़ोन किए कि भैया इसको कहीं के इलाज के लिए उन्होंने कहीं भर्ती करवा दो, किसी बुलवा दो ताकि ट्रीटमेंट हो सके और बच जाए गौ माता करके। तो शर्मा जी को, विजय शर्मा जी को मैंने फ़ोन किया तो तत्काल आए वो, और हिंदू आईटी के जो गाड़ी है संजय साहू जी, उनको लेके आए, अभी रवाना हुए हैं गाय को लेके। वो ठीक हो जाएंगे बता रहे हैं वो। नहीं, बैरिकेड लगा था, उसको किसी ने निकाल दिया लोगों ने, और टूटा हुआ है। वहाँ से मतलब गैया जाती है, आदमी भी लोग आते जाते हैं वहाँ से, जो कोई खतरा है, खतरनाक है सभी के लिए ये। क्योंकि बैरिकेड तो बंद करना चाहिए लगा के जगह को, जो खाली जगह उसको। मुझे राजेंद्र ताम्रकार जी ने फ़ोन किया कि इस तरीके से यहाँ गाय घायल हो गई है ट्रेन एक्सीडेंट में। तो फिर मैं बोला कि रुकिए, मैं तुरंत व्यवस्था करा रहा हूँ। मैं इनको बोला कि फ़ोटो भेज दो कम से कम, मेरे को कितनी चोट है, क्या है, कुछ दिख जाए मेरे को। फिर मैंने तुरंत संजय साहब को फ़ोन किया कि संजय भाई ऐसी बात है करके, तो तुरंत फिर बोले हम लोग तुरंत आ रहे हैं करके। तो उसी को हम लोग व्यवस्था करके
वो उसको आए इंजेक्शन वगैरह लगाए जिससे दर्द कम हो, और उसको ले गए हैं गौठान उन लोग। कुछ नहीं सर, सब लोगों का सहयोग रहता है सर। मैं क्या करता हूँ, समाज में ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना जो निस्वार्थ होकर ऐसे कार्य के लिए आगे आए, वैसे लोगों को मैं संजय साहू लोग से, इन लोगों का तालमेल आपस में बैठा के और सेवा करता हूँ। देखा जाए तो मैं क्या करता हूँ, मैं मात्र एक माध्यम हूँ। आम जनता से ये अपील है कि अगर गाय पाल रहे हैं कम से कम अपने घर में बांध के रखें, या अगर बाहर चरने के लिए छोड़ रहे हैं तो कम से कम उसको नज़र रखें कहाँ जा रही है गाय, क्या हो रहा है। तो बताइए ना, पटरी में कभी रोड में गाय घायल हो जाती है, तो ये सब चीज़ों को कौन ध्यान देगा। और क्या था मामला? यातायात के विजय शर्मा जी हैं, राजेंद्र ताम्रकर भैया हैं, इनके द्वारा सूचना मिला था तो तत्काल हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे हैं और गाय को पटरी से उठा के ला के गाड़ी पर रखा गया है। अभी फ़िलहाल तो उसका प्राथमिक फर्स्ट एड हो गया, दर्द का और सबका इंजेक्शन उनको दे दिया गया है। आगे और जाके उसको फिर गौशाला में ले जाकर उपचार करेंगे उसको। तो समय लगता है, इनका उपचार में बहुत समय लगता है, उनको ठीक होने में गौवंश को का समय बहुत लगता है। महान हिंदू IT स्कूल के संचालक संजय उमक जी के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। उससे बहुत गौ सेवा में बहुत सहायता मिलती है हमको। का आर्थिक है और हर तरफ से हमारा बहुत सहयोग रहता है। मतलब एक हमारे हैंड है वो, उनके सहयोग के बिना तो बहुत मुश्किल था, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। मां गोमती गौ सेवा समिति का गौवंश के प्रति अथाह प्रेम उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से साफ झलकता है और यही कारण है कि उन्हें पशु प्रेमियों का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिससे वह गौरक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। 29 जनवरी को माइलस्टोन एकेडमी में प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा की गई। इसमें कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में शिक्षकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस कार्यक्रम को 2018 से प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, उनके शिक्षकों, अभिभावकों से बात करके यह जानकारी प्रदान की जाती है कि किस तरह परीक्षा को तनाव मुक्त होकर दिया जाना चाहिए। परीक्षा को बेहतर तरीके से किस प्रकार दिया जाए, इसके उपाय प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। इसी कड़ी में माइलस्टोन के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भी अपना नाम दर्ज करवाया और इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।